हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते अपने डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से मैंने डिटेल तरीके से मीनिंग डिकोड करके बता दिया था कि सिटीजन चार्टर का क्या मतलब है और इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये हमें सरकारी विभागों के अंदर देखने को मिलता है, फिर चाहे वो हमारे देश की बात हो या कोई भी कंट्री हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है और ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको और थोड़ा सा डिकोड करते हैं। यानी कि हम इसके अंदर सिटीजन चार्टर के बैकग्राउंड के बारे में बात करने वाले हैं। कभी आपको लगे कि इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा भी स्कोप है पेपर के अंदर, तो आप सिटीजन चार्टर का सबसे पहले तो मीनिंग देना, ठीक है, उसको उसकी डेफिनेशन देना, और वो आप सेकंड एआरसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हुए देना। दूसरी चीज़, आप चाहो तो इसका छोटा सा एक हिस्ट्री बता सकते हो जो कि ब्रिटेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हमने सारी चीज़ें, इनफैक्ट जैसा कि हम बात करते हैं अपने एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक के अंदर, हमारा पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो बेस है वो हमने बोरो कहाँ से कर रखा है, वो हमने बोरो कर रखा है फ्रॉम यूके। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे देश के अंदर अगर सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट है तो वो भी आगे चलकर आया। हालांकि ये तो नहीं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था या फिर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होकर इम्प्लीमेंट होने को तैयार हो गया था तब हमने सिटीजन चार्टर शुरू में ही रख दिया था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए ब्रिटेन का और इंडिया का पैरेलल लिंक है इस चीज़ में भी, सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले प्रपोज करा गया था, बनाया गया था कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पर सरकार के पास लोग अगर कुछ सर्विसेज को अवेल करने आ रहे हैं तो वो सर्विसेज होंगी कैसी, ये लोगों को ये पता होना चाहिए। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उन सर्विसेज से या उनको कोई भी दिक्कत है तो देयर शुड बी अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन mechanism which should be available to every citizen of that country। कोई भी पर्सन, मेल हो फीमेल हो, अगर वो सर्विस लेने आए हैं सरकारी विभागों के पास, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आर्टिकुलेट करा गया था और इम्प्लीमेंट करा गया था इन यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आया था। उस टाइम पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही थी एंड लीडर वॉज जॉन मेयर इन 1991। और जॉन मेयर ने इसको नेशनल प्रोग्राम की तरह पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया था। यानी कि ऐसा नहीं था कि ये यूके में स्पेसिफिक जगह पर आना शुरू हुआ था, ये यूनिवर्सल हो गया था उनकी कंट्री के लिए, यूके के लिए। ठीक है, और जॉन मेयर जो हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ही वॉज जॉन मेजर, सॉरी मैं जॉन मेयर कह रहा हूँ आपसे, जॉन मेजर। और ही वॉज फॉरवर्ड पीएम ऑफ यूके। ठीक है, कौन सी पार्टी से थे, कॉन्जर्वेटिव पार्टी। इन्होंने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करा था पूरे यूके के अंदर इन 1991 एज अ नेशनल प्रोग्राम। बेसिक ऑब्जेक्टिव, जब जॉन मेयर की सरकार चल रही थी यूके के अंदर, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो सिटीजन चार्टर का जो रखा गया था वो ये था, लोगों को एम्पावर करना, सिटीजन्स को एम्पावर करना। किस आस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में, विद रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। और ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेगा कौन, ये सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा करी जाएगी। तो उस टाइम पर जब शुरू में जब सिटीजन चार्टर आता है दुनिया के अंदर, यूके के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मेयर हु वाज द पीएम ऑफ यूके इन 1991, और 1991 में पैरेलली हमारे देश में उस टाइम पर एलपीजी रिफॉर्म्स का आगमन हुआ था। तो 6 प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करे गए थे सिटीजन चार्टर के। और ये वाली जो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर 6 प्रिंसिपल्स की, और अभी अगले पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे 9 प्रिंसिपल्स के बारे में। ये पूरी बात यूके के साथ ही एसोसिएटेड है। इंडिया के अंदर क्या है सिटीजन चार्टर का पूरा सिलसिला, उसको हम जानेंगे।
यहाँ पर एक टॉपिक गिवन है सिटीजन चार्टर इन इंडिया, तब आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जब यूके में आता है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जॉन मेयर, तो उस टाइम पर 6 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे सिटीजन चार्टर के। और क्योंकि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम था यूके के अंदर, तो इसको सिटीजन चार्टर मूवमेंट के तौर पर प्रेज करा गया था जब ये ओरिजिनली फ्रेम करा गया था। वो ये जो 6 ओरिजिनल प्रिंसिपल्स हैं वो जो उस टाइम पर इजाद करे गए थे, ये आज भी मान्य हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आज भी है। ये क्या है ये आपको जानने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर जब आप सिटीजन चार्टर को पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के ऐसे ही दिखेंगे। सबसे पहले तो बात करी गई थी क्वालिटी की, क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाना चाहिए। अब दोस्तों अक्सर हम ये बोलते रहते हैं कि सरकार जो होती है वो स्लो होती है, उनके गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पर आपसे इकोनॉमिकली पूछूं तो गुड की क्वालिटी का पुअर होना, इस चीज़ को तो आप बता सकते हो कि हाँ जो सरकारी सामान आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, देखने में इतना अच्छा नहीं है, खाने में इतना अच्छा नहीं है, यूज़ करने में इतना अच्छा नहीं है, पुअर पैकेजिंग है उनकी। तो गुड को तो आप ऐसे डिफाइन कर लेते हो जो कि एक फिजिकल एंटिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ किसी चीज़ की क्वालिटी ख़राब है और वो चीज़ सर्विस है, तो सर्विसेज की क्वालिटी कैसे ख़राब होती है बताओ मुझे, आंसर दो इस चीज़ का मुझे। सर्विस की क्वालिटी कैसे ख़राब होती है जब हम कहते हैं कि पुअर सर्विस मिल रही है हमें गवर्नमेंट की तरफ से? तो ये इस लाइन का मतलब क्या होता है कि सर्विस सुविधाओं के अंदर जो है एक क्वालिटी के अंदर एक डिप्रिसिएशन है, क्वालिटी डिप्रिशिएट कर रही है सरकारी सर्विसेज की। इस चीज़ को हम नॉर्मल हज़ारों बार बोलते हैं जब हम सरकार को कोस रहे होते हैं। एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है बताओ, क्या आता है आपके दिमाग में जब आप कहते हो सरकारी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती हैं, क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है? आप पहले अपना पर्सपेक्टिव दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। बताओ, आप बताओ, पहले सोचो उसको। बताओ मयूर, क्या होता है पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस? रूल्स रेगुलेशन सही नहीं होना, रिया ये कह रही है, ठीक है, एक्सेप्टेड। मयूर आप बताओ। बैड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बट सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लेना देना? अच्छा, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी आर पेइंग, जैसे आप ये कहना चाह रहे थे हम हॉस्पिटल गए और वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, लाइट नहीं है वहाँ पर, है ना, ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही है, ऐसा कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ठीक है। और कोई, दिव्या? टाइम पर डिलीवरी ना होना, ठीक है, आप सबके पॉइंट ठीक हैं। और आप लोग बताओ, सत्यम, अंजलि? ओवरबर्डन मतलब? अच्छा, रेशियो, अच्छा, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, पेशेंट टू बेड रेशियो, है ना, ऐसा चीज़ है ना। हाँ, चलो ठीक है, आप सबके पॉइंट सही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपने जो भी बातें कही हैं आप बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हो, कोई भी गलत बात नहीं है। सर्विस की क्वालिटी के अंदर एक कमी होना या क्वालिटी गिरना, वो बेसिकली इसी चीज़ को दिखाता है कि एक तो डिले बहुत हो रहा है। जब भी किसी चीज़ में सिटीज़न को ये फील होता है कि डिले हो रहा है, तो उस चीज़ की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो होती है वो सिटीज़न की नज़रों से ऐसी होती है कि इट इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे नॉर्मली आप देख लो, सरकारी डिपार्टमेंट को एक बार के लिए साइड कर दो, आपका घर पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, लोकल आपने किसी एक वाईफाई कनेक्शन लगवाया हुआ है जो कि आपकी गली मोहल्ले के अंदर एक लोकल ब्रांड है, ठीक है, या फिर आप ब्रांडेड कंपनीज की बात कर लो। फॉर एग्जांपल आपने एयरटेल की आपके पास सिम होगी, वोडाफोन की होगी या फिर जियो की होगी, और आपका हर जगह कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, आवाज़ नहीं आती, फ्रीक्वेंटली आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप उनको कॉल करते हो कि मैम आप लोग पैसे तो बहुत ज़्यादा लेते हो प्लान्स के, 3-3 महीने के प्लान के, 1-1 महीने के प्लान के, लेकिन आपकी सर्विस जो है वो बहुत बेकार है।
सर्विस में एक और चीज़ ये आती है, जब आप उनसे बोल रहे होते हो, ध्यान देना, इसी चीज़ से सर्विस की क्वालिटी के डिप्रिशिएटिंग कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप किसी को कंप्लेंट कर रहे होते हो फ़ोन करके कि मैम सर आप लोगों की सर्विस बहुत बेकार है, तो यानी कि एक तो आप डिले भी फेस कर रहे हो, बार बार आपको कॉल करना पड़ रहा है, चाहे भले आप उनसे ऑनलाइन बात कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन बात करने में भी आपको ये फील हो रहा है कि मुझे चक्कर काटने पड़ रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा। जैसे आप सरकारी विभागों के चक्कर काटते रहते हो बहुत ज़्यादा फिजिकली जाकर, तो ऑनलाइन भी अगर जो चीज़ है आप उसके चक्कर काट रहे हो। और वो चीज़ हम और अच्छी तरीके से समझेंगे कि पुअर सर्विस डिलीवरी कभी कभार कैसे पार्ट बन जाती है ई गवर्नेंस का। ठीक है, कि ऑनलाइन आप ई गवर्नेंस के अंदर क्या है कि आप ऑनलाइन सुविधाएं ले रहे हो सरकार से, लेकिन वहाँ पर भी आपको डिले देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पर, जब कस्टमर अपने पैसे खर्च कर कर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए थे जो कि कस्टमर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड वैल्यूज़ होती हैं, एक टाइम और उसका पैसा। कस्टमर ही लगा रहा है, ठीक है, टाइम तो लग ही रहा है, और अगर कस्टमर ने किसी चीज़ में पैसा लगा दिया और वो उस चीज़ से का सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कस्टमर की मानसिकता ऐसी बन जाती है, सिटीजन की मानसिकता ऐसी बन जाती है कि सेटिस्फैक्शन ना मिलना इकोनॉमिकली, आप जानते हो किसी भी चीज़ में गुड हो चाहे सर्विस हो, तो हम जैसे पढ़ते हैं ना कि कंज्यूमर हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के डोमेन में, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता उस चीज़ से, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो से उसकी सर्विस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है कंज्यूमर। तो डिले होना, टाइम ज़्यादा लगना, पैसा अगर खर्च करा है कस्टमर ने, सिटीज़न ने, तो और अगर उसको कोई कंप्लेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर उसको कोई कंप्लेंट है, वो रेज करना चाहता है या करना चाहती है कोई भी जो सिटीज़न है, अगर उनका प्रॉपर तरीके से रिड्रेसल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कस्टमर के अंदर एक फीलिंग ये आती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और वो जितना ज़्यादा टाइम लेता रहेगा, वो उसकी कंप्लेंट को रिड्रेस होने में जितना ज़्यादा टाइम लगता रहेगा, तो कस्टमर इस चीज़ को सही मान जाता है दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय जितनी देरी से मिलता है तो इसका मतलब न्याय मिला ही नहीं है किसी को। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर चॉइस। अब चॉइस के अंदर क्या है, जब ये सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट, हम लोग यहाँ पर बात वैसे यूके स्पेसिफिक कर रहे हैं, जब ये इंग्लैंड के अंदर, यूनाइटेड किंगडम नाम की कंट्री के अंदर आया था, तब चॉइस में हम लोग यहाँ पर ये नहीं बोल सकते थे कि लोगों के पास ऑनलाइन चॉइस भी होनी चाहिए, लेकिन अब हम ये बोल सकते हैं, हम इन वर्ड्स की ना बेसिकली इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जहाँ पर कनेक्शन हमारा करेंट गवर्नेंस सिस्टम से हो जाए इन सिटीजन चार्टर के प्रिंसिपल्स को समझते हुए। तो चॉइस ये है कि जहाँ पर भी पॉसिबल है सिटीजन्स के पास चॉइस हो कि वो उन सर्विसेज को अवेल कर सकें जहाँ पर भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, इसको चलो इंडिया से कनेक्ट कर लेते हैं। आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, तो आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है कि आप भले ही दिल्ली के अंदर रह रहे हो, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई है पुलिस की नीड की तमिलनाडु की, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट पुलिस एंड अवेल देयर सर्विसेज थ्रू योर फोन नंबर। तो वो आपको ये रिप्लाई नहीं देंगे कि भाई साहब आपकी सिम जो है, आपका जो फ़ोन नंबर है वो तो दिल्ली का है, हम तो तमिलनाडु से बात कर रहे हैं, हम नहीं दे सकते आपको ये सर्विस, तो आप तमिलनाडु के अंदर अगर हो तो वो आपकी दिक्कत है, आप दिल्ली आकर अपनी समस्या को रेज करना है। ऐसा जवाब, ऐसा रिप्लाई नहीं मिलता आपको। ये है चॉइस का मतलब कि वेयर एवर दैट सर्विस इज पॉसिबल, अगर कस्टमर उसको अवेल करना चाहते हैं तो वो आपको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो कि किसी एक गुड का या सर्विस का इतना ही प्राइस होता है, उसका प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए कभी कभार हो सकता है कि कोई ओवर चार्ज करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपसे वहाँ पर ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप तो कहीं और के नागरिक हो, किसी और राज्य के नागरिक हो, आप अपने राज्य में जाकर ये वाली बात करना, आप ये वाली कंप्लेंट हमारे राज्य में क्यों रेज कर रहे हो या फिर उसको दर्ज करवा रहे हो। क्योंकि जहां पर भी अगर सिटीजन्स को दुविधाएं हैं वो वहीं पर उसको एड्रेस करवा सकें, वो है चॉइस। और ये वाली बात हम इंटरनेशनली तो नहीं कह सकते, क्योंकि सिटीजन्स चार्टर मूवमेंट
या सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है एज अ मूवमेंट, वो इंटरनेशनल डोमेन के अंदर तो हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन विद इन द कंट्री आप इसको हर एक प्रोविंस के अंदर, स्टेट्स के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि यूके में भी जब ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था तो इट गॉट इम्प्लीमेंटेड एट द नेशनल लेवल प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद सर्विस डिलीवरी के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। सिटीजन चार्टर में ये जरूर स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है, कि आप सरकारी विभागों के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिलेगी, मदद मिलेगी, और आपको फिर कैसे एक्ट करना है इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। और एक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि नीचे हो सकता है उस होर्डिंग या उस बोर्ड के अंदर किसी की ईमेल आईडी गिवन हो जहां पर आप अपनी कंसर्न को रेज कर सको, या फिर एक टोल फ्री नंबर हो। अब ये नंबर का भी दोस्तों टोल फ्री होना बहुत जरूरी होता है कि आपके चार्जेस नहीं लगने चाहिए फोन करते हुए। अब तो हालांकि आप प्लान लेते हो किसी भी उसका कंपनी का, वोडाफोन, एयरटेल, जियो वगैरह, तो आपको अनलिमिटेड कॉल्स एंड मैसेजेस की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर तो ऐसा नहीं था। आप जानते हो कि हमारी जनरेशन में भी हम उस चीज़ से आए हैं जहाँ पर 1 रुपये 1 मिनट की एक कॉल हम करते थे, 1 रुपये लग जाता था एक मैसेज को सेंड करने का। तो ये टोल फ्री नंबर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जिसको हम फ्री कॉल कहते हैं, फ्री गवर्नमेंट कॉल्स। अब अच्छा, इसमें एक और दायरा भी है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऐसे भी होने चाहिए जहां पर एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड दोनों की साथ में बात आ जाती है। वो ये है कि चलो आपके पास, आपको कैसे एक्ट करना है अगर स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हुए सर्विस प्रोवाइडर के, तो चलो आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, कंसर्न रेज कर सकते हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। वो एक चलो बात की बात है, कितनी देर में लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कितनी जल्दी आपको जस्टिस मिलेगा, वो बात की बात है। उससे पहले जो जिसके पास आप कंप्लेंट रेज करना चाहते हो, या जहां पर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना चाहते हो, या फिर कॉल पर या किसी नंबर पर या मेल पर रिप्लाई का आप वेट कर रहे हो, वहां पर अवेलेबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है सामने वाले की। आप किसी हाईवे पर फंसे हुए हो, आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, बहुत सर्दी है, कोहरा छा रखा है, ठीक है, या फिर किसी जगह पर एक्सीडेंट हो रखे हैं, या फिर कहीं पर कोई दंगा फसाद वाली सिचुएशन बन रही है, आपने कॉल करा और ऐसे टाइम पर करा कि जब पूरी दुनिया सो रही है। इंडिया की अगर आप बात करो 2, 2:30, 3 बजे सर्दियों की रातों में, तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिलना चाहिए उस टाइम पर। तो वो चीज़ सरकार को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी वारदातें हो सकती हैं, तो हम कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको 24 घंटे तैनात करके रखें। मतलब एक पर्सन से 24 घंटे तैनात नहीं करवाना है, उस सरकारी विभाग या डिपार्टमेंट या फिर जो भी कर्मचारी जो बैठ रखा है उसकी भले ही शिफ्ट हो, लेकिन जिस जगह से वो सर्विस डिलीवरी हो रही है वहां पर 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फोन लगना भी चाहिए, ईमेल जाना भी चाहिए, फोन को उठाने वाला और ईमेल को रिप्लाई करने वाला कोई सामने पर्सन होना भी चाहिए। अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब आप सर्विस की स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी की बात करते हो। उसके बाद सिटीजन चार्टर ये भी बताता है, इसका जो 6 प्रिंसिपल जो इजाद हुआ था, 6 प्रिंसिपलों में से जो चौथा प्रिंसिपल जो उसका इजाद हुआ था यूके में, वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करता था कि सरकार को वैल्यू करनी चाहिए टैक्स पेयर्स के मनी की। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें सर्विस लोगों को इसलिए प्रोवाइड करनी है, और आप इसको वैल्यू वाले पॉइंट को इंडिया में भी अप्लाई करके देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, कि सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सुख सुविधाएं मिल रही हैं सरकार के साथ जुड़े हुए लोगों को, वो सारा पैसा जनता का है, उनका हार्ड अर्न मनी है, जो कि वो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू पे करते हैं, और उससे सरकार पूरा देश चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, सरकारी विभागों को चलाती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी यहीं से जाती है, तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए सरकार को, ठीक है। और वैल्यू का मतलब ये कि आपने जो भी जनता से अर्न कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसको जनता पे दोबारा खर्च करो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज जिसमें स्टैंडर्ड्स हो।
फिर दो चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमेशा गवर्नेंस जिसके बिना अधूरी है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जैसा कि हमने सीखा था गवर्नेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जवाबदेही, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है या पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। यू कैन रेज अ क्वेश्चन कि मैम एंड सर आप मुझे ये बताइए कि ये वाला काम मेरा पूरा क्यों नहीं हुआ, या फिर इसमें आपको इतना वक्त क्यों लगा। और उसी अकाउंटेबिलिटी के दायरे को स्ट्रेच करते हुए आगे चलकर अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो हमारे देश में तो एक अच्छी चीज और भी आई जिसको हम कहते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव चीजों के बारे में आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है और उससे प्राप्त हुई जो सर्विस डिलीवरी अगर आपको मिल रही है, अगर आप उसमें डिससेटिस्फाइड हो तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। और आरटीआई एक बहुत बड़ा माध्यम है भारत के अंदर सरकारी कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी को तय करने का। अब वो चाहे इंडिविजुअल रिप्लाई करे या इंडिविजुअल के बिहाफ से पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है या सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई सीनियर कोई एक पर्सन है, वो रिप्लाई करे। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, रूल्स हिडन नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। प्रोसीजर्स हिडन नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। स्कीम्स को कैसे अवेल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लेकर आना है लोगों को बार बार ताकि चक्कर ना लगाने पड़े। अब भारत एक डेवलपिंग नेशन है। भारत के अंदर अगर ऐसी कोई मनी रिलेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है कि आपको हर महीने इतना पैसा मिलेगा, जनता जाती है अपने आप को एनरोल करवाने के, यार 2500 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये बहुत होते हैं, घर का कुछ राशन का सामान ही आ जाएगा, बच्चों की ट्यूशन की फीस ही भर जाएगी। अगर मौका मिल रहा है तो हम अपने आप को एनरोल करवाना चाहेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से क्या होता है, लोगों को ना डाउट होता है सरकार पे बहुत ज़्यादा कि हम जाएंगे एक चक्कर में तो हमारा काम होगा ही नहीं, घंटों घंटों लाइनों में लगे रहना पड़ेगा। वहां पर बैठा हुआ जो पर्सन है वो बदतमीजी से हमें रिप्लाई करेगा, आप अपना आधार कार्ड नहीं लाए, आधार कार्ड लाए तो कहेगा राशन कार्ड नहीं लाए, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर गए तो कहेगा कोई पैन कार्ड नहीं लाए, तीनों लेकर गए हो फिर कहेगा आप इसकी फोटो कॉपी नहीं लाए, फोटो कॉपी लेकर गए हो तो कहेगा आपने इसको अटैच नहीं कर रखा है, अटैच कर रखा है तो वो बोलेगा कि आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं लगा रखी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा रखी है तो वो आपको बोलेगा 10 पेज के अंदर सिग्नेचर करो, सिग्नेचर कर दिए तो बोलेगा अंगूठा लगवाओ। तो जनता त्रस्त हो जाती है इस ड्रामेबाजी से। जनता को लग रहा होता है, ऐसा फीलिंग आ रही होती है ऐसा कि तुम्हें अगर ये चीजें हमें नहीं देनी है, तुम साफ तरीके से बोल दो, तुम बेवकूफ बनाकर हम अपना आज का काम धंधा छोड़कर, दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर आए हैं, कतारों में लगे हुए हैं सिर्फ उस लालच में कि 2500 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये जो तुमने वादे करे हैं, हमने तुम्हें चुनाव में तो जिता दिया, अब तुम उन वादों को जब पूरा करो तो तुम्हारी मां मर रही है, तुम्हारी शक्ल ऐसी बनी हुई जैसे कुत्ते को दूध रोटी ना मिली हो 5 दिन से। वो सरकारी कर्मचारी ऐसे बैठे होते हैं। और बदतमीजी से रिप्लाई करना जनता से, जनता को बदतमीजी वाला रिप्लाई देना, या फिर अकड़ दिखाना कि हम तो काम करेंगे नहीं, लगा लो चक्कर। तो जनता के पास इतना टाइम नहीं होता। और उसके अलावा उनको पता रहता है कि ऐसे अधिकारी को घसीटने का ये मतलब है कि महीनों अपने बर्बाद करना, हम कोर्ट जाएंगे, थाने जाएंगे, जो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है लोगों के पास जो पुअर लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं कि हर चीज में कॉस्ट लगती है और लोगों का टाइम जाता है। अब कोई पर्सन मान लो स्विगी जोमेटो की डिलीवरी करता है, आप जानते हो कि इनकी हालत जो है वो वैसे भी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स बोला जाता है ना इनको, हम लोग जो इकोनॉमिकली बोलते हैं गिग इकोनॉमी। अब इनकी हालत ऐसी है कि डिलीवरी के इनको कुछ भी नहीं बचता है, कभी कभार तो 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये ऐसे बच रहे होते हैं, पूरे दिन का काम है। अब ऐसे किसी पर्सन को जो कि स्विगी जोमेटो के अंदर डिलीवरी करने वाला पर्सन है, अमेजन फ्लिपकार्ट इधर डिलीवरी करने वाला पर्सन है, ऐसे लोगों को अपनी मम्मी को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को एनरोल करवाना है किसी एक विमेन की स्कीम के अंदर, जहां पर सरकार ने वादा करा था कि ऐसे ऐसे पैसों का लाभ मिलेगा हर महीने के लिए। अब पर्सन चलो एक दिन छुट्टी मारकर चला जाएगा, 2 दिन चला जाएगा, लेकिन सरकार के पास जाने का मतलब ये होता है भारत जैसे देश के अंदर कि हो सकता है कि महीनों महीनों के चक्कर काटने के बाद भी आपका काम ना हो और सामने वाला मना ही कर दे आपसे कि जो हो सकता कर लो।
इस अकड़ को तोड़ने के लिए जो भी ग्रीवांसेस सिटीजन्स फेस करते हैं उनके लिए ग्रीवांस का रेड्रेसल जो कि एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, उसका एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिज्म। ये ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी होता है हर एक गवर्नेंस की डिलीवरी से, एडमिनिस्ट्रेशन की डिलीवरी से जुड़े हुए चीजों को फुलफिल करवाने के लिए, और हर देश में ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को अभी हमने ये सारी बातें यूके स्पेसिफिक करी हर एक पॉइंट को, लेकिन हमने इंडिया के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेट कर लिया। अब हम आगे अगर यूके की बात करें तो ये प्रोग्राम को फिर से रीलॉन्च करा गया था जब वहां पर सरकार बदलती है। अभी तक किसकी पार्टी थी? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, जॉन मेयर की। फिर एक नामी व्यक्ति जिनका नाम बहुत फेमस है, टोनी ब्लेयर, ठीक है, इनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। लेबर गवर्नमेंट फॉर्म होती है 1998 में, जिस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पैरेलली हमारे देश में चल रही थी। और इस प्रोग्राम को, जिसको सिटीजन्स चार्टर मूवमेंट बोला था जॉन मेजर जी ने, टोनी ब्लेयर जी ने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया। रीक्रिस्टन का मतलब होता है रीनेमिंग करना। किसी भी चीज़ को जिसको आप दोबारा से एक नया नाम देते हो ना, रीनेम करते हो या फिर न्यू नेम देते हो, उसको हम कहते हैं रीक्रिस्टन। तो इसका नाम रखा था टोनी ब्लेयर की सरकार ने एज सर्विसेज फर्स्ट। सिटीजन चार्टर वर्ड यूज नहीं करा था। और उसके अंदर 9 प्रिंसिपल्स की बात करी गई थी ऑफ सर्विस डिलीवरी, और इसके लिए डॉक्यूमेंट रिलीज करा गया था 9 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी ऑफ यूके इन 1998। अब वो 9 प्रिंसिपल्स क्या थे? सबसे पहले तो ये उन्हीं 6 से रिलेटेड हैं। बस वो है कि हर एक सरकार को अपनी छवि दिखानी होती है कि हम कुछ यूनिक कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट हैं इन 6 से रिलेटेड ही, जो ओरिजिनल सिटीजन चार्टर का जब ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आया था अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जॉन मेयर इन 1991। ये 9 पॉइंट्स भी इन 6 पॉइंट से मिलते जुलते ही हैं सारे के सारे। सर्विस के स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ओपन होना एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि यहां पर बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, कंसल्ट एंड इन्वॉल्व, यानी कि यहां पर बात हो रही है पीपल्स पार्टिसिपेशन की। ठीक है, एंकरेज एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस। सर्विस डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, इट शुड बी डिमांड ड्रिवन, नॉट सप्लाई ड्रिवन। सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करवाना चाहेंगे वो नहीं, जो लोगों को चाहिए उस चीज का प्रमोशन होना चाहिए। सभी लोगों को फेयरली ट्रीट करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। चीजों को कैसे ठीक करना है व्हेन दे गो रॉन्ग, यहां पर बात हो रही है रिड्रेसल की। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना है, जैसा कि यहां पर बात हो रही थी टैक्स पेयर्स के मनी को वैल्यू करना है, इनोवेट करना है, इंप्रूव करना है जैसे जैसे वक्त और ज़माना बदलेगा। ठीक है, एंड वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स ऑल्सो। वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स का मतलब ये होता है, जैसे दोस्तों मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सरकार को जो पब्लिक सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना है, और करेंटली हम 21st सेंचुरी के अंदर 2025 की ही बात कर लेते हैं। भारत की सरकार का मान लो कि मकसद है कि उनको पब्लिक सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है और उसको इंप्रूव करना है। उसके लिए सरकार इंस्टॉल करवाना चाहती है सीसीटीवी कैमरास को। अब ये करा कैसे जाएगा, सेटअप कैसे करा जाएगा, कौन से ब्रांड एंड कंपनी का होना चाहिए? तो यहां पर जो दूसरे प्रोवाइडर्स हैं उनकी मदद ले सकती है सरकार, और सरकार खुद तो है एक पब्लिक सेक्टर। अब अच्छे सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का साथ सरकार ले सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में पीपीपी मॉडल,
एंड व्हाट इज दिस पीपीपी मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सरकार है पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका सहयोग लिया सरकार ने ताकि वो अपनी सर्विस डिलीवरी को और अच्छे से दे सके लोगों को। एक एग्जांपल बताता हूं इसका, एक और अच्छा। प्राइवेट सेक्टर का अगर सपोर्ट ले लिया जाए तो सरकारी चीजें भी बहुत ज्यादा अच्छी पॉश लेवल की लगने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इंसान की साइकोलॉजी एक ही जगह पर कैसे बदल जाती है, इसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन होते हैं, आप उसमें देखो कि लोग वहां पर थूक रहे हैं, रजनीगंधा खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, कहीं भी थूके चले जा रहे हैं, कुछ भी हरकत कर रहे हैं। दे आर वेरी मैसी एंड बदबूदार जगहें होती हैं नॉर्मल रेलवे स्टेशन। वहीं पर एक आदमी जिसको बीड़ी पीने की आदत है, वो रेलवे स्टेशन पर बीड़ी पी रहा है, तम्बाकू खा रहा है, रजनीगंधा खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, कुछ भी ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है जिससे जगह गंदी हो रही है, मैसी हो रही है, बदबूदार हो रही है। लेकिन ये वाला काम इंसान जो है, अच्छे अच्छे इंसान, कोई भी इंसान हो, वो दिल्ली मेट्रो के अंदर नहीं कर सकते, उनकी औकात ही नहीं है करने की। तो ऐसा क्या हो जाता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली मेट्रो स्टेशन में इतना फर्क आ जाता है लोगों की मेंटेलिटी एंड साइकोलॉजी में, क्योंकि यहां पर ना डिसिप्लिन को इंश्योर करवाया जाता है। चार्जेस एंड फाइन्स यहां पर लगते हैं जेन्युइनली, और लोगों की प्रॉपर तरीके से तलाशी होती है। गुटखा कोई भर रखा होता है अगर मुंह में, सुपारी खा रहा है, पान खा रहा है, पहले उसको बोल जाता है थूक कर आओ। जेबें चेक होती हैं, अगर उसके अंदर से कुछ भी ऐसी पदार्थ मिलता है, सिगरेट का डब्बा, तंबाकू की पुड़िया, वो ले ली जाती है, वो आपको वापस नहीं मिल सकती। आप ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी चीज लेकर चले गए मेट्रो के अंदर। आपका सामान है वो चीज ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बाइक लेकर जा रहे हो, आपने बच्चे के लिए साइकिल खरीद ली तो वो लेकर चले गए। वहां पर लिमिटेड चीजें अलाउड है। और आपको कैसा भी कोई पर्सन हो तो वहां आप बदतमीजी करता नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक कोच के अंदर सीआईएसएफ के मेल और फीमेल जवान घूम रहे होते हैं। यहां पर आपके साथ चलती ट्रेन में कोई वारदात हो जाए, कोई बदतमीजी कर रहा हो, कोई सीट आपकी जो है रिजर्व सीट वो ना दे रहा हो, यहां पर आपके पास जब तक आप टीटी को बुलाओगे तब तक हो सकता है वो वारदात बढ़ जाए। लेकिन यहां पर आपके पास इमरजेंसी बटन है, आप इमीडिएटली मेट्रो को रुकवा सकते हो, दरवाजे खुलवा सकते हो, अगर आपको सफोकेशन हो रही है तो आप सहायता ले सकते हो। सीआईएसएफ के जवान आपको हर एक मेट्रो कोच के अंदर मिलेंगे। पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। फर्स्ट कोच इज रिजर्व फॉर वुमेन, वहां पर आप नहीं जा सकते, 200 रुपए का पेनल्टी लगेगा और हो सकता है जेल टर्म भी हो जाए आपको अगर आप कोई बदतमीजी कर रहे हो। वहां पर आप थूक नहीं सकते, आप कुछ खा भी नहीं सकते अंदर नॉर्मल, नशे पदार्थों की तो बात ही छोड़ दो। तो अब एक बात बताओ, सेम शहर के अंदर अगर दिल्ली जैसे, जो कि हमारी कैपिटल है भारत की, अगर हम वहां इतना स्टार्क डिफरेंस देख पा रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो का सफर और उसका माहौल बिल्कुल बदल जाता है जब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं। दिल्ली मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की कहानी पूरी पलट जाती है। और आपके शहर के अंदर भी मेट्रो है तो आपने भी देखा होगा इस चीज का डिसिप्लिन, और वो कितना अलग है, कितनी स्टार्क डिफरेंस वाली पिक्चर है जो कि आपको नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है। बिल्कुल उससे विपरीत है, बिल्कुल उससे अलग है। तो वही वाली बात है, यहां पर कंक्लूजन यही है कि सरकार चाहे किसी भी देश की, कहीं की भी हो, ये तो हम क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले रहे हैं तो हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, सरकार चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। और यहां पर आप देखो एसी चल रहा है, कोई आपको ऐसा नहीं कि लाइटें या खराब होती हुई दिख रही हैं, या फिर जो सीट हैं वो साफ नहीं है दिल्ली मेट्रो के अंदर, या फ्लोर गंदे हो रखे हैं, या लोगों ने कुछ गंद मचा रखी है, आपको चिप्स के पैकेट और वो देखने को मिल रहे, बिल्कुल नहीं होता ऐसा।
टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करा जाता है, क्योंकि यहां पर हमें प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से, आपके मेट्रो के कार्ड होते हैं, मेट्रो की जो पर्ची होती है, आप उसको स्कैन करो, पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। आप मेट्रो के अंदर ही घूम रहे हो तब भी आपके पैसे कट जाएंगे। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड कर रखा है, कब से आपने चेकआउट नहीं करा है किसी रेलवे स्टेशन से, किसी स्टेशन से आप बाहर कब से नहीं निकले हो। ये काम लेकिन यहां पर नहीं होता है। प्लेटफॉर्म टिकट नाम की भी एक चीज़ होती है, आपको पता होगा शायद से। अगर आप किसी को छोड़ने गए हो, आपको उस ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, यू शुड बाय अ प्लेटफॉर्म टिकट, जो कि कुछ अमाउंट की आती है, 25 से 30 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग रेट होते हैं। वो लेने के बाद ही आपको खड़े होना चाहिए, लेकिन 90% लोग तो वो भी नहीं लेते हैं, उनको डर ही नहीं होता कि कौन सी हमारी तलाशी हो रही है। लेकिन आप यहां पर गलती से भी फर्स्ट कोच के अंदर, जो कि विमेन के लिए रिजर्व्ड है, आप ये हरकत यहां पर नहीं कर सकते हो। आप गलती से भी यहां पर सिगरेट और अपनी बीड़ी नहीं चला सकते हो। आप गुटखा तंबाकू खा रहे हो, आप थूक कर दिखा दो मेट्रो के फ्लोर पर। तो ये जो अप्रोच है, लोगों के एटीट्यूड में जो चेंज आ रहा है, बिना डंडा चलाए, बिना उनको प्रताड़ित करे हुए, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। तो दूसरे प्रोवाइडर्स के साथ काम करने से इस तरीके के फायदे मिल सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मैंने इलेबोरेटिव वे में आपको बता दिया, क्योंकि बाकी सारे जो पॉइंट हैं ये मिलते जुलते ही हैं, ठीक है, ऊपर वाले 6 प्रिंसिपल से। ये वाला जो पॉइंट था वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स, तो इस तरीके के हम लोग मतलब सरकारी जो लोग होते हैं वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इस तरीके से डीलिंग करके और अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के मॉडल को एनरिच कर सकते हैं। समझ में आया ये सारे पॉइंट्स? बताओ, क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।